जय गुरुदेव। सभी दर्शकों को सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। थोड़े कॉल्स आ रहे हैं, सॉरी। सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर दिग्विजय, आयुर्वेद फिजिशियन, नाड़ी कंसल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम very thankful to Urban Ayurveda to provide me such a great platform to interact with you. पहले मैं भी अपने सभी मित्रों का, मार्गदर्शकों का, गुरुजनों का वंदन करता हूँ और उनको प्रणाम करके मैं आज की चर्चा को शुरुआत करता हूँ। हमारा आज का विषय है गाउट डिसीज एंड आयुर्वेदा। गाउट, जिसे गाउटी अर्थराइटिस भी कहते हैं, जिसे आयुर्वेद में वात रक्त कहा गया है, आड्यवात कहा गया है। आड्यवात इसे इसलिए कहा है क्योंकि एंशियंट रेफरेंस में भी, प्राचीन ग्रंथों में भी और मॉडर्न साइंस में भी इसका एक रेफरेंस है कि ये जो डिसीज़ है ये ज़्यादातर अमीर लोगों को होता है, जो बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रहती है और खाने में बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं। तो इन लोगों में ये गाउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता रहता है। तो क्यों होता है? तो इसका प्रमुख कारण है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ना। बार बार आपने कई लोगों से सुना होगा कि मेरे बॉडी में पेन रहता है, मेरे जॉइंट्स में पेन रहता है, मैंने अपना यूरिक एसिड का टेस्ट किया है, मेरा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा है, जोड़ों का दर्द रहता है। तो यूरिक एसिड रहता है तो पहले इसको जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये हमारे शरीर में कैसे फंक्शन करता है, तभी जाके हम ये इस गाउट को जान पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे और इसको देंगे। एग्जाम्पल स्पष्ट करना चाहता हूँ पानी का। तो पहले समझ लेते हैं कि अगर आपने एक गिलास और इसमें 4 चम्मच नमक आपने डाल दिया और थोड़ी देर के बाद वो नमक घुल जाने के बाद वो जो गिलास है आपने धूप में रख दिया या हीट एक्सपोजर कर दिया या उसको थोड़ा सा हीट दे दिया, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि पानी उड़ जाएगा और नमक के क्रिस्टल्स वही रह जाएंगे। ग्लास पर नमक के क्रिस्टल्स रह जाएंगे। और समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, एक पानी का ग्लास है जिसमें आप नमक 1 चम्मच डाल दिया, 3 चम्मच, एट सर्टन लेवल्स एक मात्रा में नमक घुलना बंद हो में, उस सॉल्वेंट में वो जो कंपाउंड है वो घुलना, हम सैचुरेशन कहते हैं, हमारे बॉडी में होता है। जब इस यूरिक एसिड की मात्रा एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बढ़ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी है। वैसे तो यूरिक एसिड रहता ही है, लेकिन सैचुरेशन लेवल के बाद जब ये बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं कि ये यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी है।
और ये बढ़ी हुई मात्रा के कारण हमारे बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं और यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। और ये जो स्टेटस है इसे कहते हैं कि हाइपर यूरेसेमिया, यानी कि खून में यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन या यूरिक एसिड का सैचुरेशन बढ़ जाना। अब इसका क्या कारण है कि यूरिक एसिड की मात्रा क्यों बढ़ती है? तो खान पान की वजह से भी बढ़ता है और बॉडी में कुछ मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस बिगड़ जाते हैं तो उससे भी ये बढ़ता है। प्यूरिन नामक के जो प्रोटीन होते हैं उसके ब्रेकडाउन से ये यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन जो हमारे फूड में रहता है, प्यूरिन जेनेटिक मटेरियल सेल्स में रहता है और जिसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड की मात्रा हमारे खून में बढ़ती है। ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जो रहता है वो हमारे शरीर से बाहर फेंकने का काम हमारी किडनीज करती है, पर कुछ हद तक जब ये मात्रा हमारे शरीर से बाहर नहीं जाती, हमारे किडनी फंक्शंस में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या किडनी ये मात्रा उतनी मात्रा में बाहर नहीं फेंक पाती है, तब ये बॉडी में वैसे ही पड़ी रहती है और खून में फिर से एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब ये खून में बढ़ जाती है तभी इसे कहते हैं कि हाइपर यूरेसेमिया, जिससे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। अब ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जो है वो हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स जो होते हैं वो हमारे जॉइंट्स में रहते हैं, ये वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। और जब हमारा नेचुरल बिल्डिंग रिस्पॉन्स वहाँ एक्शन कर देना शुरू कर देता है तो वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ सूजन आ जाती है, वहाँ रेडनेस आ जाता है, उसकी वजह से दर्द हो जाता है। और ये टिपिकल स्टेट जो रहता है तो उसे हम गाउट अटैक बोलते हैं। एक बात यहाँ पे विशेष है कि गाउट अटैक में विदाउट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है। ये जो गाउट अटैक्स होते हैं ये जनरली रात के समय आते हैं, क्योंकि रात के समय में टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रात का समय है, वात का प्रकोप है, टेम्परेचर लो है, यानी कि वात का शीत गुण बढ़ा हुआ है। तो ये जो सभी रेफरेंसेस है तो वो आयुर्वेद के रेफरेंस से बहुत ही मिलते जुलते हैं। गाउट का प्राइमरी अटैक्स जो रहते हैं वो हमारे बिग टो यानी कि पैर का जो अंगूठा रहता है वहाँ से ये इन्फ्लामेशन, पेन, रेडनेस वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये तो आधुनिक विज्ञान की सिस्टम पे हमने गाउट का विवेचन किया। अब देखेंगे गाउट यानी वात रक्त आयुर्वेद की दृष्टिकोण से। आयुर्वेद में गाउट को वात शोणित कहा है, वात रक्त कहा है, आढ़्यवात कहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आढ़्यवात, आढ़ यानी अमीर लोग, जो डिसीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अमीरों को होता है उसे आढ़्यवात कहा है, धनिक लोगों को होता है। मॉडर्न में भी इसका किंग्स डिसीज ऐसा रेफरेंस आते हैं। तो पुराने समय में ये जो अमीर लोग थे तो उनको ही एक टिपिकल टाइप का फूड ज़्यादातर खाने को मिलता था, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट्स है, रेड मीट है, सी फूड है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जलचर, अल्कोहल कंजम्पशन है, हाई फ्रक्टोज फूड्स है। तो इनका खाने में ज़्यादातर प्रमाण रहता था। फिजिकल एक्सरसाइजेस कम रहती थी तो उसकी वजह से ये डिसीज होता था। अब जानेंगे वात रक्त यानी गाउट के कारण हेतु आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। तो जो कोमल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, सुकुमार हम जिन्हें कह सकते हैं, नियम विरुद्ध आहार का सेवन, बहुत ही आराम तलब रहना, घंटों तक पड़े रहना,
कुछ भी छोटा सा काम भी नहीं कर पाते हैं ये लोग, आलस्य से भरे होते हैं, घूमते फिरते नहीं है, नमकीन चीज़ें, खट्टी चीज़ें, कटु और क्षार प्रधान, उष्ण प्रधान और अति स्निग्ध पदार्थों का सेवन, अजीर्ण की स्थिति में फिर से भोजन करना, सड़े गले पदार्थों का बार बार खाते रहना, साथ में मूली है, कुलत्थ है, कुल्थी जिसे बोलते हैं, या उड़द का अधिक मात्रा में सेवन करना, उसी के साथ क्रोध है, ईर्ष्या का भाव है, दिन में सोना, रात को जागरण करना, ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे शरीर में वायु और रक्त का प्रकोप होता है और जिससे ये वात रक्त होता है। इसके पूर्व रूप में आयुर्वेद में इसके जो पूर्व रूप बताए गए हैं तो उनमें बताया गया है कि आलस्य होता है, अंगमर्द रहता है, यानी कि बॉडी एक रहता है, बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है, संधियों में यानी कि जो बड़े बड़े जॉइंट्स है तो वो जॉइंट्स में ढीलापन रहता है, खिंचाव रहता है, थकावट महसूस करते हैं ऐसे लोग, भारीपन होता है, और जहाँ ये वात रक्त का अटैक होता है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि बिग टो में ये ज़्यादातर अटैक होता है, तो वहाँ खुजली भी हो सकती है, खुजली की तरह भी ये फील होता है। तो प्रमुखता से ये शुरुआत इसकी अंगूठे से शुरुआत होती है। लक्षणों में बहुत ही तीव्र पीड़ा होती है, आलस्य रहता है, भारीपन रहता है। बहुत ही बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को पेन बहुत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं रहता, बहुत ही सीवियर पेन रहता है, क्योंकि जब ये क्रिस्टल्स वहाँ जाके ठहर जाते साइनोवियल फ्लूइड्स में, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स जो रहता है इन्फ्लामेशन का, बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई है। और मॉडर्न के हिसाब से जब देखेंगे तो फैगोसाइटोसिस होता है, तो बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन लाइक कंडीशन होती है, इन्फ्लामेशन रहता है, इन्फेक्शन नहीं रहता हालांकि, लेकिन इन्फ्लामेशन तो रहता है, उसकी वजह से तीव्र पीड़ा रहती है। कई बार तो पेशेंट ऐसे फील करते हैं कि उस जगह पे कुछ गीला कपड़ा रखा गया है, बहुत ही शीतता का महसूस लोकेशन पे, जॉइंट्स पे ये पेशेंट फील करते हैं। साथ में जलन रहती है और लालिमा यानी कि रेडनेस भी रहता है। अगर ये डिसीज़, इसके लक्षण समय रहते देखे न गए हो या इसको ट्रीट ना किया गया हो तो ये जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ भी ला सकता है, जिसे टॉफी कहा गया है। आपने कई बार देखा होगा कि पेशेंट्स के जो जॉइंट्स रहते हैं वो जॉइंट्स फूले हुए रहते हैं, जो फूगे हुए रहते हैं, उसमें सूजन रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो जॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे ये टॉफी लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। आपने ड्रमस्टिक देखा है महाराष्ट्र में जिसे शेवगा बोलते हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्ट रहते हैं, तो उस तरह से ये इन लोगों में फिंगर्स दिखाई देते हैं। हमने अभी गाउट के मॉडर्न के दृष्टिकोण से गाउट को देखा, मॉडर्न की फिजियोलॉजी पैथोलॉजी देखी। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमने इसके लक्षण देखे, इसके पूर्व रूप देखे, इसके हेतु भी हमने देखे कि क्यों होता है, और इसकी संप्राप्ति भी देखेंगे कि ये क्यों होता है। तो जब ये आहार विहार में हम चूक कर बैठते हैं, जो हेतुओं का सेवन होता है, तो इनसे वात और रक्त दोनों की दुष्टि होती है, और वात और रक्त के प्रकोपित होने से ये वात रक्त आड्यवात गाउट पैदा होता है। अब जानेंगे इसकी चिकित्सा क्या है। तो चिकित्सा के ऊपर बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन यहाँ पे करना चाहता हूँ कि दोस्तों, आयुर्वेद एक बहुत ही प्राचीन शास्त्र है। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत हर बार हर कसौटी पे खरे उतरते हैं। आयुर्वेद कोई झोला छाप नहीं है, ना कोई घास फूस की दवाइयाँ है।
आयुर्वेद की दवाइयाँ बाकायदा बहुत ही नियमों से बनाई जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों बाकायदा आयुर्वेद के नियमों का पालन करके दवाइयाँ बनाती है। उसके टेस्ट होते हैं, उसके ट्रायल्स होते हैं, तभी जाके आयुर्वेद की दवाइयाँ बनती है। आयुर्वेद के वैद्य भी कई बार खुद की दवाइयाँ बनाते हैं, खुद के एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वो दवाइयाँ बनाते हैं और बहुत ही असरदार इफ़ेक्टिव होती है वो भी। तो आयुर्वेद कोई घास फूस नहीं है। तो आयुर्वेद को समझिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी गाउट है, मैंने मेरा गाउट का ट्रीटमेंट ऐसा ले लिया, मैं ये खाता था, मैंने ये दवाई ले ली, आप भी गाउट के लिए ये दवाई लीजिएगा, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत ही पर्सनलाइज है। हर एक व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से, उसके वय लिंग, उसके खान पान के हिसाब से, उसके सात्म्य के हिसाब से, वो जहाँ रहता है, वो देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, किस ऋतु में ये डिसीज हुआ है या रोग हुआ है, उस हिसाब से। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखे आयुर्वेद की चिकित्सा होती है। तो आयुर्वेद को समझिए, आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद में हर इंसान की प्रकृति अलग होती है, उसके लिए उसी का ट्रीटमेंट जो रहता है वो पर्सनलाइज रहता है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहता है। तो किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको होती है तो खुद मेडिकेशन करने के बजाय आप अपने वैद्य, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। तो जानते हैं गाउट की चिकित्सा के उपक्रम के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, आयुर्वेद अपने सिद्धांतों पे चलता है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जो है, ये आयुर्वेद के सिद्धांतों का बेस है। तो किसी भी ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए, उस रोग से मुक्ति के लिए, ना कि औषधि, उसी के साथ आहार का पालन, निद्रा के समय का पालन, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वात रक्त की चिकित्सा में वात और रक्त दोनों प्रकोपित होते हैं, तो दोनों को प्राकृत करना, यही इसका मेन सिद्धांत है। इसके उपक्रम में रक्त मोक्षण, यानी कि जहाँ पे ये डिफॉर्मिटीज बन रही है, जहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहाँ से हम सीरावेद लेकर या जलों का यानी कि लीच का अप्लाई करके हम वहाँ से रक्त मोक्षण, जो दूषित रक्त वहाँ पे है, जो क्रिस्टल्स वहाँ पे जमकर बैठे हैं, तो वो हम रक्त मोक्षण के द्वारा कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद पथ्य और अपथ्य सेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जानेंगे कि अपथ्य क्या है, यानी कि व्हाट शुड वी अवॉइड। तो दिन में सोना है, सूर्य यानी कि दिन में अगर बार बार घूमते रहते हैं या हीट एक्सपोजर का काम है, तो वो थोड़ा सा आपको कम करना होगा अगर आप गाउट से पीड़ित है तो। अति व्यायाम भी नहीं चलेगा, अपने बल के हिसाब से व्यायाम करिएगा। उष्ण गुरु अभिसंधि, अभिसंधि यानी दही का सेवन आप नहीं कर सकते ज़्यादा मात्रा में। नमकीन, आम्लरस युक्त पदार्थ का सेवन मत कीजिएगा और मांस का सेवन मत कीजिएगा। और आहार नियम का पालन आपको करना है। अब क्या खाना है, क्या करना है। आहार नियम का सेवन कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। आप खाने में पुराने गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, मसूर या चना, इसका यूज बना सकते हैं। घी की मात्रा आप खा सकते हैं। बकरी का दूध या भैंसे का दूध आप सेवन कर सकते हैं। उसी के साथ अगर मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे तो कॉफ़ी या कैफीन जैसे फूड्स, साथ ही विटामिन सी से रिच फूड्स यानी कि सिट्रस फ्रूट्स और चेरीज आप अपने डाइट में, अपने खाने में आप ले सकते हैं। जब औषधि की बात आती है तो मैं जो औषधि अभी बता रहा हूँ तो वो डिसीज स्पेसिफिक मेडिसिन से, व्यक्ति के हिसाब से, उसके प्रकृति के हिसाब से
औषधि की मात्रा, औषधि का चयन बदलता रहता है। गुक्षुरादि गुग्गुल है, अमृतारिष्ट है, हमारे श्री श्री के अमृत टैबलेट है, साथ में लिवॉन है, क्योंकि यहाँ पे रक्तभस्त्र स्त्रोतस का मूल स्थान जो लिवर बताया गया है, तो उस पर भी चिकित्सा करना अनिवार्य होता है या इम्पॉर्टेंट रहता है। तो लिवॉन आप ले सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी, यष्टि मधु, दशमूल का काढ़ा, नीम क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई करता है, यह रक्त की दृष्टि है, तो नीम इज बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर। आंवला विटामिन सी से रिच होता है, रसायन कहा गया है। तो ये जो मेडिसिन है आप ले सकते हैं। उसी के साथ वातानुलोमन के लिए त्रिफला है या हरितकी है, विरेचनवटी है। तो ये कुछ मेडिसिन है। आप अगर वातरक्त से पीड़ित है तो अपने डॉक्टर की सलाह से आप ज़रूर ले सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे हैं जैसे कि वातरक्त का अटैक जब आता है बहुत ही, तब आप पिंड तेल का यूज़ या पिंड तेल का परिषेक यानी कि छोटी ड्रॉप्स से, छोटा छोटा ड्रॉप्स आप उस जगह पे आप छोड़ते हैं पिंड तेल का, तो बहुत ही आरामदायक होता है। बकरी के दूध में अगर सौंफ जो रहती है, हम डेली जो यूज़ करते हैं खाने के बाद, तो सौंफ को पीसकर अगर आप बकरी के दूध के साथ उसका लेप बनाते हैं जॉइंट्स पे, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे, तो वो भी बहुत ही असरदार साबित होता है। उसके साथ यष्टि मधु, सौंफ, घी और बकरी का दूध, इसका भी लेप, इसका भी एक पेस्ट बना के आप लगा सकते। ब्लड प्रेशर है उनको भी गाउट का अटैक्स आ सकते हैं। उसी के साथ जिनको डायबिटीज़ है तो उनको भी ये गाउट तंग कर सकता है, क्योंकि ये जो कंडीशंस रहती है तो इनमें एसिडिटी रहती है और सिस्टम मेटाबॉलिज्म में बहुत ही फर्क पड़ा हुआ रहता है, और आहार नियमों का, विहार नियमों का पालन नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये गाउट, वातरक्त आपको हो सकता है। उसी के साथ देखा गया है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। स्त्रियों को होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेनोपॉज के बाद होता है, तो पुरुष गाउट से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, हेवी प्रोटीन डाइट, ये इसके कारण रह सकते हैं, या आहार नियमों का पालन न करना। अब देखेंगे कि गाउट अगर समय पे ट्रीट न कराया गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गाउट ज़्यादा देर तक आपने ट्रीट न कराया, या बार बार आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, या बार बार गाउट के अटैक्स आ रहे हैं, सूजन आ रही है, रेडनेस आ रहा है, पेन फील हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवाइएगा। अगर ये ऐसा ही रहा तो जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि टॉफ़ी लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है, ड्रमस्टिक लाइक अपीयरेंस रहता है जॉइंट्स में, ज़्यादातर ये उंगलियों में रहता है। और उसी के साथ आपके किडनी फंक्शंस भी डिरेंज्ड हो सकते हैं। इसका विपरीत परिणाम आपके किडनी पर भी हो सकता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा का यूरिक एसिड रहता है वो किडनी द्वारा ही एक्सक्रीशन किया जाता है, उसका उत्सर्जन किडनी से ही होता है। जो टॉक्सिन्स लाइक है वो किडनी से ही बाहर निकल दे, तो अगर वो वहाँ जम जाना शुरू हो जाता है तो वहाँ जाके वो स्टोन्स पैदा कर सकता है, यानी कि किडनी स्टोन भी बन सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिसीज़ है, तो आप समझिएगा। आयुर्वेद में जब हम इसकी चिकित्सा करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दो अंगों पे विचार करते हैं कि पहले तो जब अटैक्स आता है या अटैक्स की फ्रीक्वेंसी जो रहती है तो उसको कम करना, यानी कि इन्फ्लामेशन ही ना हो, सूजन ही ना बने, या हो गई है तो जल्द से ख़त्म हो। और दूसरा जो है वो रूट कॉज को ट्रीट करना, यानी कि जिन कारणों से यह सब हो रहा है,
यूरिक एसिड, प्यूरिन का ब्रेकडाउन यूरिक एसिड में, उसके बाद वो किडनी में जाता है, एक्सक्रीशन होता है नहीं होता है, फिर से ब्लड में एब्सॉर्ब किया जाता है और फिर से वो साइनोवियल फ्लूइड्स के द्वारा हमारे जॉइंट्स में बस जाता है, वहाँ जाके लॉज हो जाता है। तो ये जो पाथवे जो है ये ब्रेक डाउन करना, इसको ब्रेक करना, यानी कि संप्राप्ति भंग जिसे कहा गया आयुर्वेद में। तो दो तरह की ट्रीटमेंट रहती है, एक तो सिम्टम्स कम कर दो और दूसरा रूट कॉज को ट्रीट कर दो। तो आधुनिक विज्ञान में जो बताया गया है कि यूरेशिमिया यानी कि यूरिक एसिड का बढ़ना ये ब्लड के टॉक्सिन्स ही है। तो जब हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं तो रक्त की पुष्टि कम करना अनिवार्य रहता है और उसी सिद्धांतों से हम आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा करते हैं। तो ये मेरा विवेचन था गाउट के ऊपर, वातरक के ऊपर। अगर कोई शंका है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। काशीनाथ जी नमस्ते, संग्राम जी नमस्ते, पाटिल साहब नमस्ते, ओंकार नमस्ते, लक्ष्मी जी नमस्ते।